नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको डेली के डेली रेगुलर यहां क्लासें मिल रही हैं धमाकेदार तरीके से और पूरे कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आप भी जानते हो कि जब कोचिंगों में पढ़ाते हैं तो कोचिंगों में पूरा कंटेंट कभी नहीं दिया जाता, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिलेबस को जल्दी से कराने के लिए बाउंड किया जाता है। इस वजह से यहाँ आपको फ्री मतलब पूरा का पूरा कोई यहाँ प्रेशर नहीं है, खुद का यूट्यूब चैनल है तो सारे तरीके से आपको सारी की सारी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात कर रहे थे, इसमें आगे चलते हैं और एक सभ्यता आती है जिसका नाम है बैराट सभ्यता। दोस्तों, एक बात जरूर कहूंगा आपसे कि आप इस YouTube चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके वहां तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिए चैनल को जितना हो सके उतना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना अगर कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों। बैराट सभ्यता की बात करें, लाडलू बैराट पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर में, ठीक है। बैराट कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, ठीक है। चलिए, बैराट सभ्यता की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वही चीजें आएंगी कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया, खुदाई कार्य किसने किया। तो उसको याद करने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक है मेरे पास में। ट्रिक क्या है आपको तो पता ही है, दीपक गुरुजी ट्रिक के लिए प्रसिद्ध है। दया, नीला और काला, दया, नीला और काला बढ़िया लगता है। दया, नीला और काला बढ़िया लगता है। आपने एक सीरियल आता है, दया भाभी, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसमें आपने देखा होगा कि जो जेठालाल जी वो हमेशा बबीता भाभी के चक्कर में पड़े हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो वहीं पर जो जेठालाल है वो दया से कह रहे हैं कि दया, नीला और काला बढ़िया लगता है, ठीक है। या तो नीला कलर पहन के चलें या काला यानी कि ब्लैक, वो बबीता जी को बड़ा पसंद है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कौन? जेठालाल। तो देखिए, यही हमसे इसमें नाम निकाल देंगे कि दया, नीला और काला बढ़िया लगता है, ठीक है। तो देखो, दया से एक नाम निकल करके आता है दोस्तों, दयाराम साहनी। क्या बोलते हैं? दयाराम साहनी, ठीक है। नीला, नीला से एक नाम निकल के आता है नील रत्न बनर्जी। क्या नाम निकलता है? नील रत्न बनर्जी, ठीक है। काला, काला से एक नाम निकलता है कैलाश। क्या निकलता है? कैलाश, ठीक है। और इनका पूरा नाम है कैलाश दीक्षित। क्या नाम है? कैलाश दीक्षित। बढ़िया, बढ़िया से अपन बना देंगे बैराट। क्या बना देंगे? बैराट, ठीक है। और है से एक नाम यहां भी बना लेंगे अपन, हेन सांग। क्या बना लेंगे? हेन सांग। हेन सांग कौन था? चीनी यात्री। कौन था? चीनी यात्री, ठीक है। तो दया, नीला और काला बढ़िया नहीं लगता है। दा से दयाराम साहनी पूरा नाम है इनका, RBD साहनी, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। नीला, नील रत्न बनर्जी। कौन बन गया? नील रत्न बनर्जी। कैलाश, काला से कैलाश दीक्षित। बढ़िया से बैराट सभ्यता की ट्रिक है। और है से क्या हो जाएगा? हेन सांग, जो कि चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री। चलिए साहब, नाम निकाल लेते हैं। बात करते हैं इनकी। दयाराम साहनी, तो भैया जो दयाराम साहनी है, इन्होंने इसकी सर्वप्रथम खुदाई कार्य किया था। क्या किया था? सर्वप्रथम खुदाई व खोज, ठीक है। यानी कि खोज करता व खुदाई करता कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है। अच्छा, यहां पर और का मतलब हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित, ठीक है, इन्होंने इसकी दूसरी व सर्वाधिक खुदाई की है। दूसरी व सर्वाधिक खुदाई करता, दूसरी व सर्वाधिक खुदाई करता, यानी कि उत्खनन करने वाले, ठीक है, खुदाई करता। लाडलो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कार्य किया था 1936-37 में। कब किया था? 1936-37 में। जबकि नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने इसका 1962-63 में उत्खनन कार्य किया था। क्या किया था? 62-63 में उत्खनन कार्य किया था। अब लाडलो, हम चीनी यात्री हेन सांग की बात कर रहे हैं। ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। कहां पर आया था? भारत, ठीक है। और हमारे राजस्थान में सबसे पहले भीनमाल में आया था। कहां पर? भीनमाल, जो कि जालौर में पड़ता है, भीनमाल, वहां पर यह आया था। अब इस हेन सांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की। क्या नाम है? सीयू की, ठीक है साहब,
सीयू की। तो हेन सांग अपनी पुस्तक सीयू की में कहता है कि भाई मैं बैराट की तरफ घूमने गया था, ठीक है, बैराट की तरफ घूमने गया था मैं हर्षवर्धन के समय 634 ईस्वी में भारत जब गया था, तो मैं यहाँ घूमने गया था। और इस बात का उल्लेख किस में मिलता है, इसकी पुस्तक सीयू की में। अब इस सीयू की पुस्तक में इसने बैराट क्षेत्र को दूसरे नाम से पुकारा है। बैराट को इसने कहा है पारयात्र। किस नाम से पुकारा है, पारयात्र। बोलिए बैराट नहीं, ये तो पारयात्र है। क्या है, पारयात्र। या फिर इसी पारयात्र को इसने दूसरे नाम से भी लिखा है, प्रोलियतालो। किस नाम से लिखा है, प्रोलियतालो, ठीक है, प्रोलियतालो नाम से भी इसने उल्लेख किया है, ठीक है। तो बैराट का उल्लेख चीनी यात्री हेन सांग ने भी किया है अपनी पुस्तक सीयू की में, ठीक है लाडलो। तो यहां तक की ये बात हो जाती है। चलिए साहब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो जगह बच रही है थोड़ी सी, यहीं पर लिख लेते हैं। फिर बात करेंगे लाडलो कि जो बैराट सभ्यता है किस नदी के किनारे पाई गई। तो लाडलो नदी हो जाती है बाण गंगा। कौन सी नदी है, बाण गंगा। या फिर इसको हम ताला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताला नदी भी कहते हैं। या फिर इसको हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा। क्यों कहते हैं, इस पर हम अभी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। नदी कौन सी हो गई, मैंने कहा कि जो भी सभ्यता है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं, नदी के किनारे पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नदी हो गई। इसके बाद में इसके बात करें काल की, यानी कि ये कौन से समय की है। लाडलो इसका समय आता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व की। कब की है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व की। यानी कि लगभग ये 2500 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। नदी समय हो गया। फिर इस सभ्यता का एक उपनाम भी आता है। क्या नाम आता है, उपनाम, ठीक है। इसे कहा जाता है, बैराट सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन युग की चित्रशाला। क्या कहते हैं इसको, प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं। क्यों कहते हैं चित्रशाला, क्योंकि यहां से बहुत सारे चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं, बहुत सारे चित्र यहां से मिले हैं, इसी कारण इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है बैराट सभ्यता को, ठीक है साहब। बैराट सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला कह दिया। अब लाडलो जो बैराट है, बैराट ध्यान देना यहां पर, जो बैराट है, बैराट, इस बैराट का प्राचीन नाम हुआ करता था विराटनगर। क्या हुआ करता था, विराटनगर, ठीक है। विराटनगर हुआ करता था महाभारत काल में। और जो विराटनगर है ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। किसकी, मत्स्य जनपद की राजधानी, ठीक है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। और विराटनगर को वर्तमान में हम क्या कहते हैं, बैराट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैराट, ठीक है। यही जो बैराट है, ठीक है, ये 3-4 डूंगरियों से मिलकर के बनता है, जिसमें नाम आता है गणेश डूंगरी। क्या नाम आता है, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक, और कौन सी है, बीजक डूंगरी, ठीक है। इन क्षेत्रों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, बैराट कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, बैराट कहते हैं। यानी गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, इनको मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, बैराट। अब इस बैराट सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया है इन्हीं पहाड़ियों पर। डूंगरी का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। क्या होता है, पहाड़ी होता है, ठीक है। इन्हीं पहाड़ियों पर उत्खनन कार्य किया गया जहां से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लाडलो एक बात और याद रखनी है कि जो हेन सांग है ना, हेन सांग, इसके अनुसार हूण शासक, ठीक है, हूण शासक मिहिरकुल ने, ठीक है, हूण शासक मिहिरकुल ने इस सभ्यता का अंत किया था, ठीक है। मिहिरकुल ने बैराट सभ्यता का अंत किया था, ठीक है, बैराट सभ्यता का अंत किया था, इसको उजाड़ दिया था। यानी कि इसने आक्रमण किया होगा तो सब कुछ तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो ये बैराट सभ्यता के बारे में कुछ बातें आती हैं। अब यहां से देखो लाडलो,
ये जो बैराट सभ्यता है ये पूरी की पूरी धर्म पर टिकी हुई है, धार्मिक। सबसे ज्यादा यहां से धार्मिक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहां पर सर्वाधिक धार्मिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वो कौन सी है? बैराट सभ्यता। ठीक है, यहां पर महाभारत काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, महाभारत काल के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक कालीन यहां से साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके कौन से काल की सभ्यता चीजें मिली हैं उस पर जिक्र करेंगे। ठीक है, अब देखिए लाडलो, यहां पर दो समय के साक्ष्य मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से एक तो है महाभारत कालीन साक्ष्य। ठीक है, महाभारत कालीन साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। ठीक है साहब, और एक यहां से प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन साक्ष्य। मौर्यकालीन साक्ष्य, दो समय के यहां से साक्ष्य मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक की बात कर लेते हैं। देखो, महाभारत कालीन यानी कि महाभारत की बात चल रही है। ठीक है, और महाभारत का युद्ध लड़ा था पांडवों ने। किसने लड़ा था? पांडव। महाभारत काल की जब बात आएगी तो सीधा नाम आ जाएगा किसका? पांडवों का। ठीक है, पांडव। अब आपको पता है कि पांडवों को वनवास और अज्ञातवास दोनों मिला था। ठीक है, 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास मिला था। ठीक है, पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास तो पूरा कर लिया था और वो 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के लिए विराटनगर क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आए थे? विराटनगर क्षेत्र में आए थे। अब इसकी खास बात क्या थी अज्ञातवास की, कि अगर कौरवों ने इनको पहचान लिया, पांडवों को पहचान लिया, ठीक है, यानी कि उन्हें ज्ञात हो गया, पहचान लिया कि ये पांडवी हैं, तो दोबारा से वनवास होगा और फिर अज्ञातवास होगा। इस तरीके से तो कौरव भी 12 साल तक तो निश्चिंत बैठे रहे, और जब अज्ञातवास का समय आया था पांडवों का तो फिर इनको ढूंढना शुरू कर दिया था। ठीक है लाड़ेलो, चलिए अब देखिए, पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए, ठीक है, पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए कहां पर आ गए थे? विराटनगर। कहां पर आ गए थे? अज्ञातवास के लिए। ठीक है, पांडव अपना अज्ञातवास बिताने के लिए कहां पर आ गए थे? विराटनगर। ठीक है साहब, विराटनगर आ गए थे, है ना। अब इस विराटनगर का जो राजा था उसका नाम था विराट। यहां का जो राजा था उसका नाम क्या था? विराट। ठीक है, और इस विराट की एक पुत्री जिसका नाम था उत्तरादेय। क्या नाम था? उत्तरादेय। ठीक है, और इस राजा विराट, यानी मैं लिख दूं यहां पर राजा विराट, ठीक है, राजा विराट का एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था कीचक। क्या नाम था? कीचक। ठीक है साहब, चलिए अब लाडलो, पांडव कितने भाई थे? 5। ठीक है, पांडव कितने भाई थे? 5। पांचों में युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है और नकुल, सहदेव, इस तरीके से 5 भाई हो गए। ठीक है, अब इनके साथ में और कौन आई है? द्रौपदी। कौन आई है? द्रौपदी। चलो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा समझ जाएंगे इतना। तो 5 पांडव भाई। अब पांडव यहां पर आ गए विराटनगर में। ठीक है, आ रहे थे उससे पहले एक घटना होती है। देखो भाई, जो द्रौपदी है 5 पति हैं उसके। ठीक है, 5 पति हैं तो एक दिन एक के साथ, एक दिन एक के साथ, इस तरीके से वो 5 दिन रहती है। ठीक है, सोमवार को युधिष्ठिर, मंगल को भीम, और बुधवार को अर्जुन, और बृहस्पतिवार को नकुल, और फिर शुक्रवार को सहदेव, और शनिवार और रविवार की भैया छुट्टी रहती थी KVS स्कूल की तरह। ठीक है, तो बुधवार का दिन था बुधवार का। ठीक है, बुधवार का दिन था, यानी कि किसके साथ में चल रही है? अर्जुन के साथ में चल रही है, और विराटनगर क्षेत्र में वो पहुंचने वाले हैं। अब यहां पर पहुंचने वाले हैं, उससे जब पहुंचने वाले थे तो द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन डार्लिंग, मेरे को प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी है, मेरे को मिनरल वाटर चाहिए। क्या चाहिए? मिनरल वाटर, एकदम शुद्ध, ठीक है, गंगा की तरह पवित्र पानी चाहिए पीने को। अर्जुन ने अपना निकाला और निकाल करके जमीन में दे मारा। क्या? बाण। ठीक है, अर्जुन ने अपना बाण दे मारा। क्या दे मारा? बाण। ठीक है,
अर्जुन ने या बैराट क्षेत्र में अपना बाण निकाल करके और जमीन में दे मारा और वहां से एक शुद्ध पानी की धारा निकलने लगी थी। ठीक है, बिल्कुल पवित्र वाटर, ठीक है, मिनरल वाटर जिसको कहेंगे हम। द्रौपदी की प्यास बुझा दी उसने। तो भैया गंगा की तरह पवित्र पानी निकला था। किसकी तरह? गंगा की तरह। बाण से गंगा की तरह पवित्र पानी निकला, इसी कारण इसको क्या नाम दे दिया गया? बाण गंगा। क्या नाम दे दिया गया? बाण गंगा नाम दे दिया गया। अर्जुन ने बाण मारा था, इसी कारण इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। तो भैया जो बाण गंगा नदी है ना, ये कौन सी है? ये महाभारत कालीन नदी है। कैसी है? महाभारत कालीन नदी। एक तो ये साक्ष्य प्राप्त हो जाता है यहां से बाण गंगा नदी का। दूसरा साक्ष्य क्या प्राप्त होता है कि अब ये पांचों के पांचों राजा विराट के पास में आ गए और अपनी पहचान छुपा करके राजा विराट के पास में रह रहे हैं। ठीक है, राजा विराट के पास में रह रहे हैं। अब क्या है, जैसे युधिष्ठिर पढ़ा लिखा आदमी था, तो युधिष्ठिर ने यहाँ का मैनेजमेंट का काम संभाल लिया। ठीक है, भीम को भूख बड़ी लगती थी, इसी कारण भीम रसोईया बन गया। बोले यही बनाओ, खाओ, मौज मारो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अर्जुन को भैया कहते हैं कि इसको एक श्राप लगा हुआ था नपुंसक होने का, 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का। और वो उसी समय लिख दिया गया था कि इनको आगे चल करके अज्ञातवास मिलेगा और वहां पर ही अपने नपुंसक का जो श्राप है उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो जो अर्जुन है, अर्जुन राजा की जो पुत्री थी, यानी कि राजा विराट की जो पुत्री थी अर्जुन, इस उत्तरादि के पास में और एक नपुंसक यानी कि हिजड़े के रूप में रह करके और यहां पर इसको नृत्य गीत वगैरह सिखाया करता था। ठीक है, बाकी के बच्चे को नकुल और सहदेव वो घोड़े वोड़े पालने का काम करने लगे, उसमें अस्तबल में काम करने लगे। ठीक है, रह गई द्रौपदी। कौन रह गई? द्रौपदी। ठीक है, अब साहब जो द्रौपदी थी ना, द्रौपदी ये द्रौपदी बन गई दासी। क्या बन गई? दासी। राजा विराट की दासी बनकर के रहने लगी थी। ठीक है, राजा विराट की दासी बनकर के रहने लगे। अब क्या हुआ, एक बार भैया ऐसे ही कीचक यानी कि सेनापति, अब सेनापति तो पूरी सेना का मालिक है। ठीक है, कीचक एक बार मिलने आया विराट से, राजा विराट से। अब जब मिलने आया तो ये जो द्रौपदी है, ये राजा के विराट के महल में रह रही थी, वहां दासी का काम कर रही थी। कीचक की निगाह पड़ गई द्रौपदी पर। किस पर पड़ गई? द्रौपदी पर। द्रौपदी, इसने देखा द्रौपदी को, बोला वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और वो फटे पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, दासी बन के यहाँ क्या करेगी? तू मेरे साथ चलना। द्रौपदी से कह रहा है मेरे साथ चलना। ठीक है, मेरे साथ चल, मैं सेनापति, तू सेनापत्नी। ठीक है, आराम से मौज मारना, टेंशन फ्री एकदम से। इतनी सुंदर की बला है और यहाँ क्या कर रही है? दासी का काम, मेरे साथ में चल। ठीक है, द्रौपदी मना करती है, नहीं। कीचक नहीं माना साहब, कीचक पीछे पड़ गया इसके, बोलना मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अब द्रौपदी को टेंशन होने लगी कि 5 तो पहले सही है, ये छठवां और स्कोर कैसे संभालूंगी मैं? ठीक है, इसको कैसे संभालूंगी? अब भाई मंगलवार का दिन था, मंगलवार का दिन है, तो यानी कि द्रौपदी किसके साथ है? भीम के साथ में। अब ये टेंशन में बैठी हुई थी द्रौपदी, बोले कैसे करूं, कीचक से पीछा कैसे छुड़ाऊं? ठीक है, अब इसने, भीम ने पूछा कि बेबी क्या हुआ, कैसे टेंशन में? तो उसने कहा कि भाई देख भीम, बात ऐसी है, तू अगर सहन कर सके तो सुन ले। बेटा 5 तो तुम पहले से ही हो, यहाँ छठवां और लाइन में खड़ा हुआ है। बोल कौन? बोल कीचक। कौन खड़ा हुआ है? कीचक खड़ा हुआ है। अच्छा, बोले यार कीचक से अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, तो हमारी पोल खुल जाएगी कि हम पांडव हैं। ठीक है, बोले ऐसा कर द्रौपदी, इस कीचक को, या पास में ही एक पहाड़ी है, क्या है? पास में एक पहाड़ी है और बढ़िया गार्डन बना हुआ है, तू उधर बुला ले इसको, कीचक को। ठीक है, तो भाई साहब कीचक एकदम सूट वूट पहन के और बुक्के वुक्के लेकर के और यहाँ पहाड़ी पर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पहाड़ी पर, यहाँ एक बढ़िया सा गार्डन बना हुआ था और द्रौपदी से मिलने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर भीम छुप करके बैठा था। ठीक है, भीम छुप करके बैठा था। द्रौपदी ने इसको समझाया कीचक से कि बोल रहने दे रे बाबू, पहले तो ही 5-5 एक ही मोबाइल में सिम फंसी पड़ी है, छठवीं तेरे को कहाँ एडजस्ट करूंगी मैं। ठीक है, तो भाई जो भीम है, द्रौपदी ने इसको समझाया, लेकिन नहीं माना। भीम आया, बोला आजा बेटा मैं समझाता हूं, बड़ी आस की चढ़ी हुई है ना तेरे को। ठीक है, तो कहते हैं कि भीम ने इसका सिर पकड़ के और ऐसे फोड़ दिया। ठीक है, सिर पकड़ के ऐसे फोड़ दिया और गुस्से में आकर के जमीन में लात मारी थी। क्या मारी थी? लात मारी थी, और वहां पर एक तालाब बन गया, यानी कि पानी निकल आया था। ठीक है, तो लाडलो, यानी कि ये पहाड़ी भीम के नाम पर ही, इस पहाड़ी का नाम पड़ गया था भीम पहाड़ी या भीम डूंगरी कहते हैं। और यहां पर भीम ने अपनी लात मारी थी, इसी कारण एक तालाब बन गया और उस तालाब का नाम रखा गया भीमलत कुंड। क्या रखा गया? भीमलत कुंड। ठीक है साहब, तो
ये आपके भीम डूंगरी पर मिलते हैं। तो यहां से भीमलत कुंड भी भीम के द्वारा बनाया गया था महाभारत काल में। इस तरीके से हम महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बाद में जैसे ही कीचक को मारा, तो भाई कीचक के बारे में फिक्स था कि इसको दो ही लोग मार सकते हैं, या तो ब्रह्मा जी मार सकते हैं या फिर भाई पांडव मार सकते हैं, इसको और कोई मार ही नहीं सकता था। अब यह बात कौरवों को पता चल गई। अब कौरवों की सेना इधर आती है विराटनगर में, ठीक है, और यहां पर एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं विराटनगर का युद्ध। क्या कहते हैं लाडलो? विराटनगर का युद्ध। इधर इनका अज्ञातवास पूरा होने वाला था, ठीक है, पांडवों का पूरा होने वाला था। मुख्य रूप से वैसे अर्जुन ने ही लड़ा था। ये बोला, अर्जुन ने कहा कि भाई 1 साल से मैं रुका हुआ पड़ा हूं, अभी मेरे अंदर शक्ति बहुत ज्यादा है और मैं कौरवों को पेल दूंगा ढंग से। ठीक है, तो विराटनगर का युद्ध अर्जुन ने ही लड़ा था और थोड़ी सही टाइम में इसको समाप्त कर दिया। यही जो विराटनगर का युद्ध है इसी बैराट क्षेत्र में लड़ा गया था। तो ये भी यहां से महाभारत कालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है साहब, चलिए अब मौर्यकालीन साक्ष्यों की बात कर लेते हैं। देखिए मौर्यकाल मतलब मौर्य वंश कहां पर था? मगध। कहां पर था? मगध। ठीक है, और मगध का जो सम्राट था उसका नाम था मगध का राजा कौन था भैया? मगध का राजा सम्राट अशोक। कौन था? सम्राट अशोक। यानी सम्राट अशोक का शिलालेख है जिसे कहा जाता है बाब्रू शिलालेख। क्या कहते हैं? बाब्रू शिलालेख। ठीक है, और ये बाब्रू शिलालेख बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? बीजक पहाड़ी। ठीक, बाब्रू शिलालेख की जो खोजकर्ता वो है कैप्टन बर्ट। कौन है भैया? कैप्टन बर्ट, या फिर इसको कैप्टन रॉबर्ट भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? रॉबर्ट। 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट ने बाब्रू शिलालेख की खोज की थी। इसी कारण इस बैराट सभ्यता का प्रारंभिक खोजकर्ता या सर्वप्रथम जानकारी देने वाला व्यक्ति भी किसको कहा जाता है? कैप्टन बर्ट या कैप्टन रॉबर्ट को कहा जाता है। 1837 में इन्होंने बीजक पहाड़ी से बाब्रू शिलालेख खोज निकाला था। ठीक है, और यह किसका था? सम्राट अशोक का। और सम्राट अशोक ने इस बाब्रू शिलालेख के ऊपर 3 चीज लिखवा रखी थी ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था बुद्ध। क्या लिखा हुआ था? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या लिखा हुआ था? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन सी में भाषा में? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म, संघ, यानी कि बौद्ध धर्म का संघ मतलब समूह। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? बौद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। एक तो शिलालेख ये प्राप्त हो जाता है यहां से, बाब्रू का शिलालेख। कौन सा? बाब्रू का शिलालेख। और कहते हैं कि कैप्टन रॉबर्ट इसे बाद में कलकत्ता ले जाता है। ये बहुत भारी था तो कहते हैं इसका बहुत सारा हिस्सा तोड़ के और उस समुद्र में फेंक जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लाडलो, ये वाला जो शिलालेख है वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहां पर? वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में। कलकत्ता संग्रहालय। 1840 में कैप्टन रॉबर्ट इसे कहां ले गया था? कहां पर ले गया था भैया? कलकत्ता ले गया था। कहां ले गया था? कलकत्ता ले गया था। ठीक है, एक तो यह शिलालेख प्राप्त होता है। दूसरा और एक सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। दूसरा शिलालेख। ठीक है, और यह जो शिलालेख है यह भीम डूंगरी से प्राप्त होता है। कौन सी डूंगरी से? भीम डूंगरी से। ठीक है, भीम डूंगरी से प्राप्त होता है। और इस दूसरे शिलालेख की खोजकर्ता जो है, ठीक है, खोज जो की है वो कार्लाइल ने की है। किसने की है? कार्लाइल। ठीक है, कार्लाइल ने 1871-72 में यहां पर दूसरे शिलालेख की खोज की थी, जिस पर ब्राह्मी लिपि में और शंख लिपि में लिखा हुआ है। यानी कि ब्राह्मी लिपि को ही कूट भाषा में लिखना, कोड वाली भाषा में लिखना, वो शंख लिपि कहलाती है। तो ब्राह्मी और शंख लिपि में यहां पर लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्या लगा दिया था? गौ हत्या पर
प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरीके से यहां से मौर्य काल के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? मौर्य काल के सम्राट अशोक के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आजादी के बाद के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। पहले एक बार ये स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए साहब, इसके अलावा और क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जयपुर का एक राजा था जिसका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? सवाई राम सिंह सेकंड। वही 1857 की क्रांति वाला, ठीक है। सवाई राम सिंह सेकंड। और इनका एक किलेदार था जिसका नाम था किताजी खंगारोत। क्या नाम था? किताजी खंगारोत, ठीक है। अब कहते हैं राम सिंह सेकंड को एक बार सपना आया। क्या आया भैया? सपना आया, ठीक है। इनको सपना आया कि यहाँ पास में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर सपने में किसी ने कहा कि भाई तू यहाँ खुदाई करवा और तेरे को क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, ठीक है। तो राम सिंह सेकंड यहाँ पर खुदाई कार्य करवाते हैं और अपने जो किलेदार थे किताजी खंगारोत, इनको भेजा था, ठीक है। इनको भेजा, किताजी खंगारोत बीजक पहाड़ी पर गए। कौन सी पहाड़ी पर? बीजक डूंगरी या बीजक पहाड़ी पर गए, ठीक है। यहां पर इन्होंने खुदाई कार्य करवाया तो यहां से वास्तव में ही एक स्वर्ण मंजूसा निकली। क्या निकली? स्वर्ण मंजूसा, ठीक है। यानी कि सोने की एक संदूक निकली। क्या निकली? सोने की संदूक निकली। और जब इस स्वर्ण मंजूसा को खोला गया तो उसके अंदर एक सोने का कलश निकला। क्या निकला? स्वर्ण कलश निकला। और जब उस कलश को भी खोला गया तो उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां निकली थी। किसकी? भगवान बुद्ध की अस्थियां, ठीक है। यानी कि उसमें से अस्थियां निकली और समय के हिसाब से और उससे जब उनका अंदाजा लगाया गया तो यह अंदाजा लगाया गया कि यह भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। किसकी हैं? भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, ठीक है। इसके बाद में आजादी के बाद में 1999 ईस्वी में यहां पर उत्खनन कार्य करवाया गया था, ठीक है। आजादी के बाद में भारत सरकार की तरफ से यहां पर राजस्थान सरकार की तरफ से या उत्खनन विभाग की तरफ से यहां पर खुदाई कार्य करवाया गया और उसमें भी कुछ साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। यहां से बौद्ध कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बौद्ध कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए यानी कि मंदिर, ठीक है। मंदिर जिनको हम स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। जिन्हें हम बिहार भी कहते हैं, बौद्ध बिहार, ठीक है। ये यहां से प्राप्त हुए हैं और हमारे भारत में बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम मंदिर होने का साक्ष्य भी यही माना जाता है, ठीक है। यहां से मथुरा शैली की भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली हैं? बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं मथुरा शैली में बनी हुई, ठीक है। इसके अलावा कई सारे बौद्ध धर्म की मूर्तियां दीवारों पर बनी हुई हैं। किस पर बनी हुई हैं? दीवारों पर। इसी कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्राचीन युग की चित्रशाला भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध युगीन मूर्तियां, बौद्ध युगीन सिक्के, बौद्ध युगीन पंचमार्क आहतें यहां से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक सूती वस्त्र में, ठीक है, सूती वस्त्र में बंधी हुई 36 मुद्रा प्राप्त हुई हैं। क्या हुई हैं? 36 मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। अब इन 36 मुद्राओं में से ध्यान देना, 36 मुद्राओं में से 8 तो हैं आहत। क्या है? आहत। आहत को हम पंचमार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क, ठीक है। यानी कि 5 कोने वाले सिक्के, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो 26 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहां से एक सूती वस्त्र में, यानी कि सूती वस्त्र यहां काम में लिया करते थे लोग, ये भी साक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब इन 36 में से 8 जो मुद्राएं हैं वो पंचमार्क या आहत है। बाकी की बची 28। कितनी बची? 28 यूनानी है, ठीक है। 28 कैसी हैं? इंडो ग्रीक, ठीक है। यूनानी मुद्रा है। ये कैसी हैं? यूनानी मुद्रा, ठीक है। यूनानी मुद्रा है। और इन 28 में से 16 मुद्राओं पर, ठीक है, 16 मुद्राओं पर यूनान के राजा, यूनानी राजा,
यूनानी राजा। मिंडेटर का चित्र बना हुआ है। क्या? मिंडेटर, मिंडेटर का चित्र बना हुआ है। यूनान के राजा या यूनान के राजा मिंडेटर का क्या बना हुआ है? तो यानी कि चित्र बना हुआ है। 16 मुद्राएं। देखो टोटल कितनी है? 36। 36 में से 8 तो हैं पंचमार्क या आहत, और इनमें से 28 इंडो ग्रीक यानी कि यूनानी मुद्रा है, और इनमें से 28 में से 16 मुद्राओं पर यूनान के राजा मिंडेटर का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है। ठीक है। अब यहां के मकानों की बात करते हैं लाडलो। ठीक है। मकानों में अब देखो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन मकानों में पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर मिट्टी की ईंटें मिली हैं। क्या मिली हैं? मिट्टी की ईंटों से बने हुए मकान। ठीक है, मिट्टी की ईंटों से बने हुए मकान, और जिसमें यहां पर 6 कमरे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? 6 कमरे प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां पर पत्थर की संदूक भी मिली है। क्या मिली है? पत्थर की संदूक मिली है। ठीक है। अच्छा, लोहे के औजार भी यहां से, लोहे की कीलें प्राप्त हुई हैं। क्या हुई हैं? लोहे के औजार, यानी कि लोहे युगीन सभ्यता मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? लोहे युगीन सभ्यता मानी जाती है। यहां से मिट्टी के बर्तन, मृद भांड मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा यहां से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, जिसे हम सातिया कहते हैं, वो भी यहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में बैराट सभ्यता कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी दोस्तों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू।